शिष्य गुरु संवाद केंद्र जो पिछले 27 वर्षों से बांसवाड़ा में विद्यार्थियों के साथ नियमित संवाद स्थापित कर रहा है, आज विद्यार्थियों के प्रश्नों पर विचार कर रहा है। इस चर्चा में हमारे साथ श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर अंजना रानी जी भी हैं। एक विद्यार्थी शिष्य गुरु संवाद केंद्र का जो स्कूल में प्रिंसिपल बन चुका है, उसने प्रश्न किया है कि राजस्थान सरकार ने नया शिक्षा सत्र स्कूलों में 1 अप्रैल से शुरू करने का निर्णय लिया है। उसका उद्देश्य यह है कि निजी शिक्षण संस्थान का शिक्षा सत्र भी 1 अप्रैल से शुरू होता है और सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया जाना जरूरी है। उस विद्यार्थी का प्रश्न है कि क्या नया शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से शुरू करने से सरकारी शिक्षालयों में नामांकन में पर्याप्त वृद्धि हो जाएगी? इस प्रश्न पर विचार करते समय हमें यह सोचना होगा कि यह कदम एक कदम मात्र है, उद्देश्य की प्राप्ति की ओर उठाया गया, पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त कदम के लिए बहुत सारे अन्य कदमों की भी जरूरत है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षालयों की विश्वास बहाली हेतु आत्म तत्व को पकड़ना। सरकारी शिक्षालयों की हमेशा हालत ऐसी नहीं थी जैसी आज हो गई है। आज सरकारी शिक्षा सबसे ज्यादा दुर्दशाग्रस्त हो गई है। कभी सरकारी शिक्षालयों की प्रतिष्ठा इतनी अच्छी होती थी क्योंकि वहां योग्यतम शिक्षक होते थे और पढ़ने पढ़ाने का काम लगातार चलता था। अभी के दौर में सरकारी शिक्षा के प्रति आमजन का विश्वास हिल चुका है। गरीब से गरीब लोग भी अब सरकारी शिक्षालयों में अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते हैं। तो हमें यह गौर करना है कि नया शिक्षा सत्र शुरू किया जाना एक कदम है, लेकिन इसके साथ इस बात को पकड़ना होगा कि सरकारी शिक्षालयों में आम जन की विश्वास जब होता था उसका मूल कारण क्या था? उसका मूल कारण था सरकारी शिक्षकों की योग्यता और वहां चल रही नियमित क्लास के प्रति उनकी कर्तव्य निष्ठता। आज के हालात में हम देख रहे हैं कि सरकारी शिक्षालयों में सरकार की कई कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। उन कल्याणकारी योजनाओं में शिक्षकों की संलिप्तता इतनी ज्यादा हो गई है कि उनके लिए क्लास पर ध्यान देने को पर्याप्त समय नहीं बचता। इसके साथ हमें यह भी समझना होगा कि जनगणना, चुनाव इत्यादि अनिवार्य कामों में भी शिक्षकों की ही ड्यूटी लगाई जाती है, जबकि निजी शिक्षालयों के शिक्षक लगातार क्लास लेकर के अपना सिलेबस पूरा करते हैं, तो उनकी योग्यता सरकारी शिक्षकों की अपेक्षा कम है, फिर भी वे अच्छा परिणाम दे रहे हैं। सरकारी शिक्षक इतनी योग्यता प्राप्त कर करके उस जगह के लिए चयनित हुए हैं, उसके बावजूद भी सरकारी शिक्षालयों में आज कोई भी अपने बच्चे को भेजना नहीं चाहता। एक कहानी को समझना होगा जो कि इस संबंध में शिक्षा के आत्म तत्व पर प्रकाश डालती है। एक बच्चा जिसकी मां को बगिया से बहुत प्रेम था, मां दिन रात बगिया में लगी रहती थी। मां बीमार पड़ी और रोने लगी। बच्चा ने कहा कि तुम क्यों रोती हो? मां ने कहा कि अब डॉक्टर ने कहा है कि कम से कम 15 दिन के लिए मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। मेरी बगिया का क्या होगा? इतने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, इतनी बगिया हरी भरी है। बच्चे ने कहा मां तो चिंता मत कर, मैं बगिया की रखवाली करूंगा, तुझसे भी ज्यादा करूंगा। 15 दिन के बाद मां हॉस्पिटल से आई तो देखी कि हालात पूर्णतः विपरीत हैं। पत्तियां
कुम्हला गई हैं, फूल पूरी तरीके से सूख गए हैं, पूरी बगिया उजाड़ हो गई है। माँ रोने लगी। माँ को रोता देख करके बच्चे ने कहा कि माँ, तू मेरे पर विश्वास कर, मैंने 15 दिनों में दिन रात एक एक पत्तियों को पोछा है, एक एक फूल को पानी पिलाया है, न जाने क्या हुआ कि इस उद्यान की ऐसी दशा हो गई। तब माँ को हंसी आ गई। माँ ने कहा कि अरे पगले, वृक्षों की जड़ में पानी देने से पत्तियां हरी होती हैं, फूल खिलते हैं। तूने तो गलत जगह पर पानी दिया। सरकारी शिक्षालयों के लिए यह कहानी बहुत ही उपयुक्त पड़ती है। सरकार बहुत सुविधाएं दे रही है, लेकिन उन सुविधाओं में सरकारी शिक्षा की जो जड़ है, क्लासरूम, वह पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया है। और उसके कारण सरकारी शिक्षालयों में क्लास के डिस्टर्ब होने के कारण सरकारी शिक्षालयों का परिणाम गिरता जा रहा है। आम जन का विश्वास उनसे हटता जा रहा है। इसलिए हमें इस बात को समझना होगा कि जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, उसके पीछे सरकारों का उद्देश्य कितना भी अच्छा हो, लेकिन वे शिक्षा रूपी जड़ में ध्यान देने से शिक्षकों को चुका रही है। हमारी शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा पर सर्वाधिक जोर है। भारतीय ज्ञान परंपरा की आत्मा गुरुकुलीय प्रणाली होती थी, और उस गुरुकुलीय प्रणाली में शिक्षक यानी गुरु और शिष्य का सर्वाधिक ध्यान पढ़ने और पढ़ाने पर होता था। तो जब तक पढ़ने और पढ़ाने पर सारा ध्यान नहीं हो और अन्य सारी सुविधाएं, सारे साधन इस पढ़ने और पढ़ाने के काम में सुविधा जुटाने के लिए थे, लेकिन आज इस बात से हमारी शिक्षा की व्यवस्था दूर जा चुकी है। एक और प्रश्न है कॉलेज के विद्यार्थी का। सेमेस्टर परीक्षा जनवरी मास में कॉलेज में हुई। उसके बाद दूसरे सेमेस्टर के लिए क्लासेस शुरू ही हुई थी कि विश्वविद्यालय की तरफ से 1 महीने की और परीक्षा महाविद्यालय को कराने के लिए कह दिया गया। तो विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा कि सर, हमारे जीवन का क्या होगा, हमारा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है इस संदर्भ में कि सरकारी शिक्षा के प्रति आम जन की विश्वास बहाली कैसे हो। तो मैंने उस समय खुला खत लिखा कुलपति के नाम। कुलपति जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर कार्यशाला के आयोजन में कहा था कि शिक्षकों की महती जिम्मेवारी है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाया जाए और नए सिलेबस के अनुसार विद्यार्थियों पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाए, ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमारे गरीब मेधा संपन्न विद्यार्थियों के भी लाभ के लिए हो। तो उसमें मैंने लिखा, कुलपति जी से यह निवेदन किया कि हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय, जो जेल की दीवारों के बीच चल रहा है, बाजार के बीच जेल की दीवारों के अंदर, फिर भी वहां से हर साल कोई न कोई विद्यार्थी गोल्ड मेडल प्राप्त करता है। वहां के शिक्षक अपने समर्पण से लड़कियों के जीवन को सुधार रहे हैं। वहां के हालात को देख करके एक बार मैंने कविता लिखी थी, जहां कभी जेल की दीवारें थी, वहां आज चिड़िया चहचहाती हैं, रोज नए नए गीत गाती हैं और अपने सपनों को सजाती हैं। तो इन सपनों को सजाने के लिए शिक्षक और विद्यार्थी का संपर्क सबसे महत्वपूर्ण उपाय था। 1 महीने की परीक्षा ने विद्यार्थियों को दूर कर दिया। तो मैंने कुलपति जी से निवेदन किया कि साहिले मकसूद पर ले चल खुदारा ना खुदा। आज हिंदुस्तान की कश्ती बड़ी मुश्किल में है। हिंदुस्तान की कश्ती क्यों मुश्किल में है? क्योंकि
युवा पीढ़ी नशे की शिकार हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया है कि युवा पीढ़ी अवसाद की ओर बढ़ रही है, आत्महत्या जैसे कदम उठा रही है। इसमें शिक्षकों को महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करना होगा। तो शिक्षक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कैसे करें, जबकि शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों में इतना उलझा दिया गया है कि उनके पास विद्यार्थियों को क्लास तक में जाने का समय नहीं मिलता। एक तरफ आयुक्तालय के द्वारा कई प्रकार की योजनाएं, दूसरी तरफ विश्वविद्यालय के द्वारा लगातार परीक्षा का आयोजन। इसमें शिक्षक स्वयं अवसाद में जा रहे हैं, उन्हें निरर्थकता का बोध हो रहा है। ऐसे हालात में हम सभी विचार करें मिलजुल कर, सरकारी शिक्षा के प्रति आम जन की विश्वास बहाली कैसे हो। अब मैं डॉक्टर अंजना रानी जी से अनुरोध करूंगा कि इस संबंध में कुछ प्रश्न और भी पूछे, ताकि विद्यार्थियों की स्थिति और भी स्पष्ट हो। धन्यवाद सर। सरकारी शिक्षा की जो बदहाली है, उसके लिए मुझे लगता है सर कि कहीं ना कहीं, अगर आप मूल की जहाँ तक बात कर रहे थे, तो सरकार की स्वयं की मंशा पर भी हमें विचार करना चाहिए। सरकार की मंशा पिछले कुछ वर्षों से ऐसा लगता है कि उनकी मंशा एक जागरूक नागरिक तैयार करना नहीं है, बल्कि एक वोटर तैयार करना है। और इस दृष्टि से वो इस तरह की योजना है। हम लोगों के समय जब हम शिक्षार्थी थे, तब मेरिट बेस पे स्कॉलरशिप दी जाती थी, जिससे विद्यार्थियों में अपनी मेरिट को बढ़ाने का उनको एक प्रेरक का काम करती थी वो स्कॉलरशिप। लेकिन अभी जो स्कॉलरशिप दी जा रही हैं, वो क्षेत्रीय आधार पर, जातीय आधार पर दी जा रही हैं। इस वजह से विद्यार्थियों के सामने, और वो जो उस स्कॉलरशिप को पाकर उसको एक साधन की तरह, साधन विहीन स्थिति में आगे बढ़ सकते हैं, उसको वो अपना एक लक्ष्य बना ले रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि इसकी चर्चा तो हम लंबे समय से कर रहे हैं कि गैर शैक्षिक कामों में शिक्षकों को लगा दिया जा रहा है। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण बिंदु जो अभी विमर्श में मुझे कहीं दिखाई नहीं देता, वो यह है कि शिक्षार्थी की तरफ से विद्यार्थी को कब जवाबदार जिम्मेदार माना जाए। विद्यार्थी पढ़ने नहीं आ रहा है, अगर विद्यार्थी पढ़ने आता है तो कैसा भी गैर शैक्षिक काम हो, शिक्षक उसको पढ़ाने के लिए तैयार है। वो अपने अधिकारियों से भी इस बात के लिए बात करने के लिए तैयार है कि जब क्लास का समय है तो वो दूसरा कोई काम नहीं कर सकता, उसको अतिरिक्त समय में करे। लेकिन यहाँ तो ये है कि काम जो दूसरे गैर शैक्षिक काम है वो प्रायोरिटी पे हैं, और क्लास तो अतिरिक्त कालांश लें अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। तो शिक्षार्थी की भी तो जिम्मेदारी है। स्कूली शिक्षा के लिए अभिभावक जिम्मेदार हैं, और कॉलेज की शिक्षा में तो कॉलेज के विद्यार्थी तो स्वयं वयस्क होते हैं, इसलिए वो खुद ही जवाबदार हैं। यह प्रश्न मैडम आपका बहुत विचार जो आया है, प्रायः विपक्षी दल आलोचना में ऐसी बातें करते हैं कि इस प्रकार की शिक्षा का जो हालात चल रहा है, ऐसा लगता है कि नागरिक निर्माण की जगह पर वोटर निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। इसमें जो कुछ सच्चाई हो सकती है, लेकिन हमें यह विचार करना है कि आपका यह पक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक तरफ शिक्षक हैं जो कि पढ़ाने के लिए ही उसकी नियुक्ति हुई है, वर्षों की साधना के बाद वो शिक्षक बना है, वो पढ़ाना चाहता है। लेकिन शिक्षार्थियों की तरफ से जब तक यह मांग नहीं उठे क्लास की, वे अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं होंगे, तब तक सिर्फ शिक्षक ही यह प्रश्न कब तक उठाता रहेगा। उदाहरण के लिए मैंने स्वयं कुलपति जी के पास खुला खत लिखा, लेकिन विद्यार्थियों ने एप्लीकेशन लिख करके अपने क्लास की मांग नहीं की। बांसवाड़ा शिक्षा के दृष्टिकोण से राजस्थान का सबसे पिछड़ा जिला इसीलिए बना हुआ है क्योंकि यहाँ के शिक्षार्थी
ज्ञान के प्यास से दूर हो चुके हैं। जबकि यहीं के आसपास की धरती में एकलव्य पैदा हुआ था। एकलव्य की कथा सबको मालूम है। गुरु द्रोणाचार्य के पास धनुर्विद्या के लिए गया तो गुरु द्रोण ने कह दिया कि मैं तो सिर्फ राजपुत्रों को सिखाता हूं। एकलव्य लौट करके गुरु की मूर्ति बना करके उसने धनुर्विद्या सीख ली। सीखने की प्यास इतनी ज्यादा थी, लेकिन यहाँ के विद्यार्थी अपनी आजीविका के लिए मजदूरी करने चले जाते हैं। उनकी भी कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन फिर भी यदि वे विद्यार्थी कॉलेज में अपने क्लास के लिए आवाज उठाएं तो यह आवाज उनकी जायज होगी और यह अधिकारियों को सुनना होगा, सरकार को सुनना होगा। एक और आप सर विचार करें इस विषय पर। मैंने और भी बच्चों से इस बारे में बात की थी, तो उन्होंने बच्चों के साथ चर्चा के दौरान ये बात सामने आई कि किसी भी संस्थान की जो उसकी प्रतिष्ठा है वो शिक्षक, आपने जैसा कि कहा कि शिक्षक वहाँ योग्यतम शिक्षक हैं, उन पर तो डिपेंड है ही, लेकिन बराबर से किसी भी रूप में हम उसको कम नहीं कह सकते कि शिक्षार्थी की प्यास, शिक्षार्थी की जिज्ञासा से ही किसी संस्थान की प्रतिष्ठा होती है। जैसे मैंने उनसे बात की कि IIT वो भी आज की तारीख में सरकारी संस्थान ही है, लेकिन आज भी उनकी प्रतिष्ठा बनी हुई है। तो इसका कारण क्या है? तो बच्चों ने बताया कि वहाँ जो जिज्ञासु, जो इनोवेटिव शिक्षार्थी हैं वो आज भी उनमें जा रहे हैं। उसका कारण कुछ भी हो सकता है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूटों की फीस बहुत ज़्यादा है, और तो विद्यार्थियों की वजह से जिस भी इंस्टीट्यूट की आप देखेंगे, आप थोड़ा सा गौर करेंगे और सर्वे करेंगे इस बात को लेकर कि आज भी सरकारी संस्थानों की जहाँ प्रतिष्ठा है वहाँ उन शिक्षार्थियों की वजह से है। शिक्षकों की वजह से तो है ही, लेकिन अकेला शिक्षक इतने लंबे अपने अध्यापन के अनुभव में जो बात मेरे समझ में आई, सारे मंचों से सर ये बात उठती है, कोई छोटा मंच हो, बड़ा मंच हो, शिक्षक चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, शिक्षक कुछ भी कर सकता है, शिक्षक को ये करना चाहिए, शिक्षक का ये दायित्व है, शिक्षक का वो दायित्व है, वो बातें समझ में आती हैं। लेकिन शिक्षार्थी की बात बिल्कुल नदारद है। शिक्षार्थी की बात कहीं हो ही नहीं रही है कि उसकी क्या जिम्मेदारी है, उसकी क्या जवाबदारी है। वो शिक्षा को अपना अधिकार नहीं मान रहा है, वो स्कॉलरशिप को, विभिन्न स्कूटी, साइकिल, लैपटॉप मिल जाए, मोबाइल मिले, इसको अपना अधिकार मान रहा है। वो शिक्षा को अपना अधिकार ही मान नहीं रहा है। मैडम, यह एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है कि निश्चित रूप में शिक्षा रूपी पुस्तक के कई पर्ण होते हैं। उसमें एक तरफ शिक्षक हैं तो दूसरी तरफ शिक्षार्थी हैं, तीसरी तरफ अभिभावक हैं तो चौथी तरफ सरकार है। इन सभी को अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह करना होगा। यदि गार्जियन, अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंतित नहीं है, स्वयं शिक्षार्थी अपने भविष्य को लेकर के, अपने सिलेबस के कंप्लीट होने के प्रति चिंतित नहीं है, तो फिर वह अपनी जिम्मेवारी का नहीं निर्वाह कर रहा है। लेकिन मुख्य भूमिका इस समय में यह आ रही है कि जो क्षेत्र अत्यंत पिछड़ा हुआ है, जहां के अभिभावक अधिकतर खेती में लगे हुए मजदूर हैं, उस हालत में जो विद्यार्थी कॉलेजों में आ रहे हैं या स्कूलों में आ रहे हैं, उनमें सजगता का इतना अभाव कैसे है, इस पर भी काम किया जाना चाहिए। यदि सरकार कभी पूछती है हम शिक्षकों से कि आप क्या सलाह देना चाहेंगे जिससे सरकारी शिक्षा के प्रति आम जन की विश्वास बहाली हो, तो मैं एक कहानी के माध्यम से उस बात को पहुंचाना चाहूंगा। एक राजा अपने राज्य में हो रहे उपद्रवों से परेशान हो गया और कारण पता चला कि शिक्षालयों की दुर्दशा हो रही है। शिक्षालयों से जो नागरिक निकल रहे हैं उनमें कर्तव्य का नितांत अभाव है। तो शिक्षालयों की दुर्दशा को सुधारने के लिए राजा ने गुरु को बुलाया। गुरु राजा के पास गया और राजा को कहा कि हे राजन, आपके राज्य में शिक्षालयों की दुर्दशा क्यों है, इसको समझने के लिए आप इस लोहे की डिबिया में रखे हुए पारस पत्थर को देखिए। राजा ने लोहे की डिबिया में रखे हुए पारस पत्थर को देखा तो कहा, गुरुजी आपने बताया था कि पारस पत्थर के संयोग से
लोहा भी सोना हो जाता है। तो लोहे की डिबिया में रखा हुआ पारस पत्थर है, तो पारस पत्थर के संपर्क से यह लोहे की डिबिया सोने की क्यों नहीं हो गई? गुरु ने कहा आप ध्यान दें कि पारस का पत्थर पतले कपड़े में लपेटा हुआ है। पतला कपड़ा पूरा संपर्क नहीं होने देता। यह संदेश देता है कहानी कि जब तक गुरु और शिष्य का संपर्क पूरा नहीं हो, घनिष्ठ नहीं हो, शिष्य प्यासा नहीं हो और गुरु ज्ञान का सागर नहीं हो, तब तक शिक्षा जगत में क्रांति नहीं हो सकती। यहाँ तो पतला कपड़ा क्या, शिष्य और गुरु के बीच में, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में आज एक मोटी दीवार खड़ी कर दी गई है, जो गैर शैक्षिक कार्यों की दीवार है, जो जन कल्याणकारी योजनाओं की दीवार है। एक उदाहरण देकर के मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। स्वयं मैंने अपने घर में खाना बनाने वाली बाई जी को कहा कि आप अपनी पोतियों का एडमिशन सरकारी स्कूल में कराइए, वहां बहुत योग्य शिक्षक हैं और कई प्रकार की योजनाएं भी चल रही हैं। बाई जी का जवाब था कि हम अपनी पोतियों का जीवन बनाना चाहते हैं, पढ़ाने के लिए उनको भेजना चाहते हैं, खाना खिलाने के लिए नहीं। तो यह बहुत बड़ा उदाहरण लगा कि सरकारी शिक्षालयों की आम प्रतिष्ठा ऐसी बन गई है कि वहां पर पढ़ाई और क्लास सबसे अंतिम उपाय है, सबसे अंतिम कदम है, जबकि इसको प्राथमिक कदम पर लाना होगा। क्लास की जब तक प्रतिष्ठा नहीं होगी, सरकारी शिक्षा के प्रति आम जन के विश्वास की बहाली नहीं हो सकती। आज मैं नए नए आए हुए शिक्षकों को देख रहा हूं, जो इतनी बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा के बाद इतनी बड़ी प्रतिभा लेकर के आए हैं, वे क्लास को तरस रहे हैं, उनसे अन्य प्रकार के सारे काम लिए जा रहे हैं, लेकिन क्लास में उन्हें पढ़ाने के लिए कम से कम समय मिल रहा है। ऐसे में शिक्षा की दुर्दशा से भारत एक ऐसे संकट की ओर बढ़ रहा है जिसमें डिग्रीधारी युवाओं की फौज खड़ी होगी, लेकिन उनमें कोई भी योग्यता नहीं होगी। इस बात को ख्याल रखना है कि आम जन की विश्वास बहाली सरकारी शिक्षालयों में क्लास की प्रतिष्ठा से ही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा सर आपने, क्योंकि कैसी भी स्कूटी वितरण कर दिया जाए, चाहे कोई स्कॉलरशिप दे दी जाए, लेकिन स्कूटी भी है तो कॉलेज आने के लिए। जब कॉलेज में कोई पढ़ाई ही नहीं हो रही है तो बच्चा स्कूटी हो कि कुछ भी हो वो आएगा क्यों कॉलेज में? बिल्कुल सही कहा सर, धन्यवाद। धन्यवाद।